हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ना शुरू करें और परमाणु को पढ़ने से पहले थोड़ी ब्रह्मांड की बात करते हैं, वहां से हम लोग परमाणु में पहुंचते हैं। ब्रह्मांड का जो सबसे शक्तिशाली पिंड होता है ना, वो सूर्य होता है। कुछ इस प्रकार के पिंड होते हैं जो इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आप लोग सब जानते हो। मान लो ये अपना सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड लगातार इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। कुछ पिंड इस प्रकार से चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन पिंडों को आप लोग सब जानते होंगे, ग्रह कहते हैं। ऐसे सारे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन सब को हम लोग ग्रह कहते हैं। हर ग्रह जो चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसकी अवधि अलग अलग होती है। इनमें से एक अपनी पृथ्वी भी है। ये भी इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये अपनी पृथ्वी है। सूर्य के चारों ओर जब ये चक्कर लगा रही है, इसका मतलब अपनी जो पृथ्वी हुई वो भी ग्रह है। और केवल यही ग्रह है अपने पास जिसके ऊपर फिलहाल जीवन मौजूद है। इसके अलावा अभी तक कोई ग्रह नहीं जिसके ऊपर जीवन मौजूद है। संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, जैसे मंगल के ऊपर जीवन है, इस प्रकार से नासा है, भारत है, चीन है, ये जाने का प्रयास कर रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं, लेकिन अभी तक कंप्लीट जीवन यहाँ पर मिला नहीं है। तो बात ये आती है कि पृथ्वी के ऊपर ये जो जीवन है वो क्यों है, बाकी ग्रह पर क्यों नहीं है? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर वो सारी चीजें मौजूद हैं जो हमें जीवन प्रदान करती है। जैसे पेड़ पौधे हैं जहाँ से अपने को ऑक्सीजन मिलती है, वो सभी इसके ऊपर मौजूद है। तो देखिए आप लोग, जब हम लोग पृथ्वी की बात करेंगे तो ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी के ऊपर केवल दो ही प्रकार की चीजें मौजूद होती है जो हमारे चारों ओर मौजूद होती है। उसमें तो एक तो है सजीव और एक होती है निर्जीव। बिल्कुल एकदम छोटी क्लास से मैं शुरू कर रहा हूँ, 9th क्लास से, जहाँ से अपना विज्ञान शुरू होता है, वहां से शुरू करते हैं। तो यहीं से आपने दो चीजें अपने पास पृथ्वी के ऊपर, एक तो निर्जीव चीजें होती है और एक सजीव चीजें होती है। इनको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको शुरू करते हैं निर्जीव। जब हम लोग क्लास में बैठे होते हैं, एक क्लास को जब हम लोग देखते हैं तो उस क्लास में जो टीचर खड़े हैं या जो स्टूडेंट हैं वो तो केवल क्या है, सारे सारे सजीव। उनको छोड़कर जितनी भी चीजें हैं जिससे आप लोग लिख रहे हो, जिस पे आप बैठ रहे हो, जिसमें आप लोग अपना सामान डाल के ला रहे हो, जो आपने पहन रखा है, इस क्लास में जितनी भी चीजें लगी हुई है जो आपको दिखाई दे रही है, वो सारी की सारी निर्जीव है। हमें केवल समझना ये है कि ये जो निर्जीव चीजें हैं ना, ये बनती किससे है? ये जितनी भी निर्जीव चीजें हैं ये बनती किससे है, केवल वो चीज अपने को समझनी। तो देखिए आप बढ़िया बढ़ाइए। हमें तो पहले इन निर्जीव चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि ये बनती किससे हैं। तो बड़े छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं, जैसे टीचर क्लास में जब पढ़ाते हैं, लिखते हैं, तो वो चौक से लिखते हैं। ये अपनी चौक है जिसे बोर्ड के ऊपर पढ़ाया जाता है। आप सभी से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये चौक किससे बनी हुई है, तो छोटा सा मान लो इसके ऊपर हम लोग बल लगाते हैं। ये जो चौक है इसमें हम लोग बल लगाते हैं। ये मान लो चौक है, इसके ऊपर छोटा सा बल लगाते हैं इसमें, तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। देखिए आप लोग इस प्रकार से दो टुकड़े हो जाएंगे। अब आपसे पूछा जाए कि ये चौक किससे मिलके बनी, तो सीधा आंसर आता है इन दो टुकड़ों से मिलके बनी हुई। बिल्कुल सही है। और देखिए आप, ऐसे मान लो ये टुकड़ा है, इसको और तोड़ दें तो और छोटे टुकड़े हो जाएंगे इससे, इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे ही इसको भी तोड़ दे, इस प्रकार से छोटे छोटे अपने पास टुकड़े हो जाएंगे।
अब फिर से वही क्वेश्चन आता है अपने पास कि ये चौक किससे मिलकर बनी है। अब आंसर ये नहीं आएगा कि ये इन दो टुकड़ों से मिलकर बनी है। अब आंसर ये आएगा कि ये जो चौक है वो इन छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है, क्योंकि जब इनको जोड़ेंगे तो फिर ये बनेगी, फिर इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगी। तो फिर ये चौक किससे मिलकर बनी है? ये इन दो टुकड़ों से मिलकर नहीं बनी, ये इन छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी। ऐसे और देखें आप, जैसे ये छोटे छोटे टुकड़े, इनमें से ये टुकड़ा छोटा सा, इसको भी और तोड़ा जा सकता है। इसको और तोड़े हम लोग तो और छोटा कण प्राप्त हो जाएगा। अपने उस प्रकार से छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे इससे भी प्राप्त हो जाएंगे। इन सब से ये छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे। तो क्वेश्चन फिर से वही आता है अपना कि ये चौक किससे मिलकर बनी है। अब आंसर ये आता है कि ना तो ये इससे मिलकर बनी है, ना ये इससे मिलकर बनी है, ये इन छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है। क्योंकि जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये टुकड़े बनेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये, और इनको जोड़ने से ये। इसका मतलब ये चौक अब किससे मिलकर बनी? इन छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी। ऐसे और देखिए, ये जो छोटा टुकड़ा है, इस टुकड़े को और भी छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है। बहुत से ऐसे साधन होते हैं जिनके द्वारा हम लोग इन टुकड़ों को और छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। इससे और ज़्यादा छोटे छोटे कण अपने को प्राप्त हो जाएंगे। फिर से वही पूछा कि ये चौक किससे मिलकर बनी है। अब हमारा आंसर आएगा, आप समझ गए होंगे चीजें, इन छोटे छोटे टुकड़ों के जुड़ने से बनी है। यदि इनको आपस में जोड़ते हैं तो लास्ट में पहुंचते 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 हम लोग किसको पहुंच जाएंगे? इस चौक पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये चौक किससे मिलकर बनी है? इन छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है। और देखिए आप, इन छोटे टुकड़ों को भी आगे तोड़ा जा सकता है। हो सकता है कि इतने छोटे हो कि हम लोग किसी साधन के लिए ना तोड़ पाए, तो हमारे घरों में प्रोसेस होती है जिसको पीसना कहते हैं, पीसना। तो ऐसे इस कण को लेके किसी भी चीज़ पे रखकर ऐसे इसको पीस देंगे, तो पीसने से इसके और छोटे कण हो जाएंगे, और छोटे कण हो जाएंगे। बहुत सूक्ष्म कण अपने पास आ जाएंगे। ये तो इस मार्कर की वजह से बहुत बड़े, बाकी आपने देखा होगा जब हम लोग चीज़ों को पीस देते हैं तो वहाँ से अपने पास एक पाउडर सा प्राप्त हो जाता है, और उस पाउडर के कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे इतनी मरी, इसके अंदर एक कण है, ये चक्कर के अंदर एक कण है जो अपने को दिखाई नहीं देगा। इतना सूक्ष्म हो गया ये कण कि इसको हम लोग देख भी नहीं पा रहे हैं। अगर हम लोग इसको देख नहीं सकते, इसको तोड़ने का तो मतलब ही नहीं है। इसका मतलब जितनी भी ये निर्जीव चीज होती है, मान लो चौक का हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, वही क्वेश्चन है कि चौक किससे मिलकर बनी है, तो हमारा आंसर आता है कि ये इन कणों से मिलकर बनी है। ये कण नहीं है, इस चक्कर के अंदर कण है जो हमें किसी को दिखाई नहीं दे रहा, वो इतना सूक्ष्म है। इसका मतलब ये चौक, फिर से वही क्वेश्चन है, ये चौक किससे मिलकर बनी है? ये इस सूक्ष्म कण से मिलकर बनी है जो अपने को दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब इतना सा ये है कि ये चौक ऐसी चीज है, निर्जीव, कोई भी निर्जीव चीज हो सभी में ये प्रोसेस लागू होगी। और लास्ट में जब हम लोग पहुंचते हैं तो जितनी भी निर्जीव चीजें हैं वो इन्हीं सूक्ष्म कणों से मिलकर बनती है। जैसे मान लो ये अपना मार्कर है, इसके ऊपर यदि हम लोग बल लगाएं तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे बड़ी आसानी से। आपके पास जो भी रजिस्टर है, जो भी पेन है, उस पर बल लगाओ, छोटे टुकड़े हो जाएंगे। उसको और आप लोग बल लगा दो, उसके और छोटे टुकड़े हो जाएंगे। लास्ट में हम लोग ऐसे तोड़ते 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 कहाँ पहुँच जाएंगे? इन सूक्ष्म कणों पर पहुँच जाएंगे। इसका मतलब जितनी भी निर्जीव चीजें हैं, जितनी भी निर्जीव चीजें हैं वो सभी इन सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। और इन सूक्ष्म कणों को हम लोग परमाणु कहते हैं। इन सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है, इंग्लिश में इसको एटम कहते हैं। तो थोड़ी सी बात आज हम लोग केवल और केवल इन परमाणुओं की करेंगे। पृथ्वी के ऊपर जीवन मौजूद है, और हमारी जो पृथ्वी इसके ऊपर केवल दो प्रकार की चीजें, एक तो सजीव और एक निर्जीव है। हम लोग कौन चीज को करते हैं फिलहाल? निर्जीव। हमें ये समझना है कि कोई भी निर्जीव चीज है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, चाहे हमें छोड़कर कोई भी हो। जैसे छोटा सा उदाहरण हमने चौक का लिया, चौक की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने जो नोटबुक है उसका पेज ले सकते हैं। वो जो पेज ले लेंगे हम लोग, उस पेज के दो टुकड़े हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे, पहुँच जाएंगे, इन कणों पर पहुँच जाएंगे। इसका मतलब जितनी भी निर्जीव चीजें ना वो इन्हीं सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई है। और इन सूक्ष्म कणों को नाम क्या किया जाता है? परमाणु नाम दिया जाता है। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे वो केवल परमाणु है। तो देखें आप लोग परमाणु के बारे में।
परमाणु। सबसे पहले हम लोग परमाणु की संरचना पढ़ेंगे। परमाणु चाहे कोई भी हो, सबकी संरचना सेम ही होती है, केवल थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे आप सबको समझ में आ जाएगा। इसकी संरचना बहुत ही आसान होती है, बहुत ही आसान। देखो कैसे बनाते हैं हम लोग, इस प्रकार से चक्कर पे चक्कर बनाएंगे। जैसे ये पहला चक्कर बन गया, इसके बाद में इसके ऊपर और चक्कर बना देंगे, और चक्कर बना देंगे, और चक्कर बना देंगे। इस प्रकार से हम लोग चक्कर पे चक्कर बनाएंगे तो वो संरचना किसकी बन जाएगी? परमाणु की संरचना बन जाएगी। बहुत ही आसान है, बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आता, बहुत ही आसान है। केवल चक्कर बनाने, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, वो संरचना किसकी बन जाएगी? परमाणु की बन जाएगी। अभी तक परमाणु या तत्व 118 ज्ञात हो चुके हैं प्रकृति में, 118। इन सब की संरचना इसी प्रकार की होगी, केवल थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आप बोर्ड पे लेके ध्यान दें। अब परमाणु की संरचना में जब हम लोग देखेंगे तो हमें बीच ही बीच में एक चक्कर नजर आएगा। ये जो बीच ही बीच में चक्कर नजर आता है ना, इसको हम लोग नाभिक कहते हैं। नाभिक, कोई भी परमाणु जिसके बीच ही बीच में जो चक्कर पाया जाता है उस चक्कर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? नाभिक। इस नाभिक के बाद में देखो आप लोग जितने भी चक्कर हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और भी बना सकते हैं हम लोग। इन सब को मिलाकर, इन सब को मिलाकर कोष कहते हैं। इसका मतलब कोई भी परमाणु 118 में से कोई भी परमाणु हो, सभी की संरचना ऐसी होती है। और सभी परमाणु के ये दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो नाभिक और एक कोष। अब इसके बाद में ये जो जितने भी परमाणु होते हैं, इन सभी परमाणु में 3 मौलिक कण भी पाए जाते हैं। होते तो और भी बहुत सारे कण हैं, लेकिन जब हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं, छोटे से शुरुआत करते हैं समझने के लिए, तो केवल हम लोग 3 परमाणु लेकर चलते हैं। अब देखो वो 3 परमाणु कौन कौन से हैं? वो तीनों परमाणु वही हैं जिसे हम लोग अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं, जिससे हम लोग अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं, और लिखते हैं हम लोग पेन से। तो वो तीनों के तीनों कण इसमें पाए जाते हैं। अब देखो वो कौन से 3 कण हैं? पेन की स्पेलिंग क्या होती है? PEN। ये है 3 कण, PEN, पेन बन गया जिसे हम लोग नोटबुक में लिख रहे हैं। यही 3 कण है जो इस प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। चाहे 118 में से कोई भी हो, सभी में ये तीनों कण पाए जाएंगे। P भी पाया जाएगा, E भी पाया जाएगा और N भी पाया जाएगा। अब देखो इस P का मतलब प्रोटॉन होता है। इस P का मतलब प्रोटॉन, E का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, N का मतलब न्यूट्रॉन होता है। ये तीनों कण कहाँ पाए जाते हैं? इस परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। और इस परमाणु की संरचना के कितने भाग? 2 भाग हैं, एक तो नाभिक है और एक कोष है। ये तीनों कण इसके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन हमें अब ये सीखना है कि तीनों में से कौन सा कण इसके किस भाग में पाया जाता है। तो देखें आप लोग एक बार ध्यान से, ये पहला और ये लास्ट, P और N, ये जो दोनों कण हैं वो तो यहाँ पाए जाते हैं। देखो यहाँ का मतलब समझ गए आप लोग, ये नाभिक में पाए जाते हैं। कौन कौन से कण? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों कण तो किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। बच गया हमारे पास एक कण, इलेक्ट्रॉन। तो इस परमाणु का एक भाग भी बच गया, और वो कौन है? कोष। इसका मतलब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? इन कोषों में पाए जाते हैं। ये देखो ये कोष, इन सब में ये पाए जाते हैं। परमाणु के 2 भाग हैं, एक तो उसका नाभिक है, एक उसका कोष है। सभी परमाणु में ये 3 मौलिक कण भी पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसके कोष में। अब हमें ये पढ़ना होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन कोष में पाए जाते हैं, कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो आप लोग सीखते हैं।
ये जो नाभिक है, इस नाभिक के पास में ये जो पहला चक्कर है, ये पहला जो सर्किल है, इसको हम लोग कहते हैं पहला कोष, फर्स्ट कोष कह देते हैं। इसके बाद में जो दूसरा कोष आता है उसको 2 नंबर दे देते हैं, इसके बाद में आएगा उसको 3 नंबर दे देते हैं। इन कोषों को विज्ञान की भाषा में नाम दिया गया है। जैसे पहले कोष को हम लोग के कहेंगे, दूसरे कोष को एल कहेंगे, तीसरे कोष को एम कहेंगे, चौथे कोष को एम कहेंगे। चौथा मैंने बनाया नहीं है, लेकिन आप लोग इसके चारों समझो, इसके चारों और कोष है जिसका नाम क्या होगा, एम। इसके बाद में भी एक कोष और है, उसका नाम क्या हो जाएगा, ओ। इस प्रकार से इनके नाम चलते हैं। और इन सभी कोषों में जिनका नाम दिया गया है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखो हमने पढ़ा ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कोष में पाए जाते हैं। तो ये भी कोष है, ये भी कोष है, ये भी कोष है, ये भी कोष है, ये सब कोष है। जो नाभिक के पास में पहला कोष है, नाभिक के पास में जो पहला कोष है उसको के नाम देते हैं। नाभिक के पास में जो दूसरा कोष है उसको एल नाम देते हैं। नाभिक के पास में दूसरे के पास जो बाद में है, बाहर 3 नंबर का, उसको एम नाम देते हैं। ऐसे यहाँ पर चौथा आ जाएगा, चौथे को एम नाम दे देंगे। फिर इसके बाद में 5वां बना सकते हैं हम लोग, उसको ओ नाम दे देंगे। और इन सभी कोषों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कोष में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब देखो, आपको हमें ये समझना है कि कोष तो खूब है, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ऐसे बड़े होते जाएंगे। हमें ये सीखना है कि कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हम लोग अपनी मर्जी से इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, ये एक फॉर्मूले से भरे जाते हैं, एक सिद्धांत से भरे जाते हैं। तो देखो बताता हूँ आपको। मान लो हमारे पास पहला कोष है और पहले कोष को क्या कहते हैं हम लोग, के। तो हमें ये जानना है कि के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। अधिकतम है, ये ध्यान रखना, अधिकतम है, 2 आते हैं। अगर 2 आते हैं तो सीधी सी बात है, इसमें 1 आ सकता है, लेकिन 3 नहीं आ सकते। ये इसकी अधिकतम संख्या है, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। इसके बाद में दूसरा जो कोष है उसका नाम होता है एल, और एल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 8 का मतलब ये अधिकतम संख्या इसकी, इसका मतलब इसमें 7 भी आ सकते हैं, इसमें 6 भी आ सकते हैं, इसमें 5 भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें 9 नहीं आ सकते, क्योंकि ये इसकी अधिकतम संख्या है। ध्यान से समझिएगा, ये इनकी अधिकतम संख्या है। इससे कम तो आ सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आ सकते। इसी प्रकार से जब हम लोग आगे चले जाते हैं तीसरे कोष में, तो तीसरे को नाम देते हैं हम लोग एम। एम में आते तो 18 है, लेकिन हम लोग 8 लेके चलेंगे। 8 हमारा सवाल गलत नहीं होगा, वो चीजें बाद की बात है। तो समझिए आप लोग, इसी प्रकार से मान लो हमारे पास चौथा कोष होता, तो चौथे का नाम होता है एन। मैं छोटे से स्तर से लेके चल रहा हूँ, वो चीजें बाद में आएगी, इसलिए बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो, दिमाग में ज्यादा बर्डन ना ले, सब सही हो जाएगा। इसके बाद में भी कितने इलेक्ट्रॉन अपने को मानने हैं, होते नहीं है, लेकिन हमें मानने आती है, क्योंकि अपना स्वाद यहाँ से सही होगा, गलत नहीं होगा। हर चीज धीरे धीरे समझ में आती है। वो बाद की चीज है, वो इनके बाद में पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन कोष में पाए जाते हैं, और हमने ये भी सीख लिया कि कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ तक जब हम लोग कर लेते हैं तो अधिकतम चीजें हम लोग यहाँ से सीख लेते हैं। तो पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में 8, चौथे में 8। देखो इसके बाद में 8 होते नहीं है, लेकिन हमें इनको याद 8 के रूप में ही करना होगा, क्योंकि आगे जब फॉर्मूले बनेंगे, सूत्र बनेंगे, वो जो इसी प्रोसेस से बनेंगे, वो सीखेंगे हम लोग। हमने ये पढ़ा कि जितनी भी एनर्जी चीज होती है वो परमाणु से मिली बनी हुई है, और हर परमाणु की संरचना जिसमें कण भी पाए जाते हैं, उसके कोष में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
प्रकृति में फिलहाल 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं, लेकिन जो हम लोग पढ़ेंगे, जहां से हम लोग प्रारंभ करेंगे, वहां तक हमें 118 याद करने की जरूरत नहीं है। केवल अपने को 20 परमाणु याद करने की जरूरत है। अगर ये 20 परमाणु हमें याद हो जाते हैं तो 9th क्लास और 10th क्लास में इनके ऊपर 9th क्लास में भी 5 पार्ट चलते हैं, 10th क्लास में भी 5 पार्ट चलते हैं। ये 20 के 20 तत्व अपने याद हो जाते हैं तो यूं मानो कि वो सारे के सारे जो लेसन है तो इसी से ही संबंधित है। सारे के सारे हम लोग माने हैं, सारी चीजों को हम लोग समझ जाए। तो देखिए आप लोग गौर करें इन 20 परमाणु को, और ये जो 20 परमाणु है वो हमें कर्म से ही याद करने हैं। आगे हम लोग ये समझेंगे कि उनको हम लोग कर्म से याद क्यों करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों ने याद भी किया होगा। जैसे एक नंबर पे हाइड्रोजन आता है, 2 नंबर हीलियम, 3 नंबर पे आता है लिथियम, 4 नंबर पे आता है बेरिलियम, 5 नंबर पे बोरोन, 6 नंबर पे आता है कार्बन, 7 नंबर पे आता है नाइट्रोजन, 8 नंबर पे आता है ऑक्सीजन। ये सब मैं परमाणु लिख रहा हूं जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अब हमें इनको क्रम से याद करना है। और क्यों इनको क्रम से याद करते हैं हम लोग, ये भी बात बताऊंगा मैं आपको। 9 नंबर पे आता है क्लोरीन, क्लोरीन नहीं, फ्लोरीन। 10 नंबर पे आता है नियोन, 11 नंबर सोडियम, 12 नंबर मैग्नीशियम, 13 नंबर पे एल्यूमिनियम, 14 नंबर पे सिलिका, 15 नंबर पे आता है फास्फोरस, 16 नंबर पे आता है सल्फर, 17 नंबर पे आता है क्लोरीन। देखो ये दोनों नाम सेम है, केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। 17 नंबर पे क्लोरीन है और 9 नंबर पे फ्लोरीन है और कह थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यदि आपने फै की जगह कह कर दिया तो गलत हो जाएगा, कह की जगह फै कर दिया तो गलत हो जाएगा। इन चीजों पर बिल्कुल ध्यान से रखना, ध्यान से समझना है। 18 नंबर पे आता है आर्गन, 19 नंबर पे आता है पोटेशियम, 20 नंबर पे आता है कैल्शियम। अगर आप लोगों को ये तत्व यदि कर्म से याद है तो आप यकीन करें 10वीं क्लास में इनके ऊपर 5 लेसन चलते हैं 25 नंबर के, 1 नंबर नहीं करता आपका। सारी चीजें इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो बस इतना सा काम है कि इनको कर्म से याद करें। एक चीज और समझिए कि इनको कर्म से याद क्यों करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन हमेशा 1 नंबर पे क्यों आता है, कैल्शियम को हमेशा 20 नंबर पे क्यों लिखते हैं, पोटेशियम को हमेशा 19 नंबर पे क्यों लिखते हैं, ऑक्सीजन को हमेशा 8 नंबर पे याद क्यों करते हैं, ये भी अपने को जानने की जरूरत है। ऐसा कभी क्यों नहीं होता कि हीलियम 2 नंबर पे, हीलियम को 3 नंबर पे क्यों नहीं लिखा गया, लिथियम को 4 नंबर पे क्यों नहीं लिखा गया, बेरिलियम को 20 नंबर पे क्यों नहीं लिखा गया, क्यों पोटेशियम को 19 नंबर पे लिखा गया है, ऑर्गन को 1 नंबर पे क्यों नहीं लिखा गया, 1 नंबर पे हाइड्रोजन ही क्यों है। तो आगे जो ये संख्या है ना, ये भी हमें कुछ ना कुछ जानकारी देती है। ये संख्या हमने अपनी मनमर्जी से नहीं लगाई है, इन संख्याओं से भी हमें एक जानकारी मिलती है।
वो जानकारी ये है कि आगे जो ये नंबर लगे हैं वो उस परमाणु की प्रोटॉन की संख्या है। हमने ऐसे पढ़ा था कि एक जो परमाणु है उसमें 3 प्रकार के कण हैं। उसमें प्रोटॉन भी है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी है और उसमें न्यूट्रॉन भी है। आगे जो ये संख्या दी गई है 1 2 3 4 5, ये संख्या इनमें से इस कण की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस परमाणु के पास जितने प्रोटॉन होते हैं वो उतने ही नंबर पर आता है। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे, इसका मतलब हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1 है, इसलिए वो 1 नंबर पे। इसका मतलब ये होगा कि जितने भी संख्या यहाँ पर दी गई है ये इसमें उस परमाणु की प्रोटॉन की संख्या है। जिस परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं वो उतने ही नंबर पर आता है। ऐसे पूछ लिया जाए कि हीलियम 2 नंबर पे क्यों आता है, तो सीधा सा आंसर हो गया इसका, क्योंकि हीलियम में 2 प्रोटॉन है। ऐसे लिथियम 3 नंबर पे ही क्यों है, क्योंकि लिथियम में 3 प्रोटॉन है। ऐसे कैल्शियम है कि कैल्शियम को हम लोग 20 नंबर पे क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें 20 प्रोटॉन है। तो आगे जो इन परमाणु की जो नंबरिंग की गई है, इनको जो ये नंबर दिए गए हैं वो अपनी मन मर्जी से नहीं दिए गए। ये इनमें से तीनों में से इस कण की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है। जिस परमाणु के पास जितने प्रोटॉन होते हैं, जिसके नाभिक में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं वो उतने ही नंबर पर आता है। अब जैसे सर पूछ लिया जाए क्वेश्चन की सल्फर 16 नंबर पे क्यों है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन 16 है। तो जिसके पास जितने प्रोटॉन वो उतने ही नंबर पर आता है। तो ये नंबर भी हमें जानकारी दे देते हैं। अब यहाँ से एक फॉर्मूला और निकल के आता है, वो ये होता है देखो, जिस परमाणु के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही समान संख्या में उसके पास इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिस परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उसके बराबर संख्या में उसके पास इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यदि हम लोग नहीं जानते तो हमें ये तो पता ही है कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। अब बात आती है कि 1 नंबर पे क्यों आता है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन 1 है। कोई भी परमाणु उतने नंबर पे आता है जितने उसके पास प्रोटॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन 1 है। ऊपर फॉर्मूला देखिए, जिस सूत्र में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 1। तो सीधी सी बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमें पता नहीं है, इसलिए इन परमाणुओं को नंबर से याद करने की जरूरत है। जब हम लोग नंबर से याद कर लेंगे सभी को तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं। तो जिसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने समान संख्या में उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम जो है वो 2 नंबर पे आ रहा है। अब बात आती है हीलियम 2 नंबर पे क्यों आता है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन 2 है। अगर इसके पास प्रोटॉन 2 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 2 है। अब ऐसे कोई भी परमाणु, सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पता चल जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पर आ जाए पोटेशियम, कि पोटेशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो हमें यही देखना है कि पोटेशियम कितने नंबर पर आता है। तो पोटेशियम 19 नंबर पर आ रहा है। अब बात क्या आती है कि पोटेशियम 19 नंबर पे क्यों है। हमने ये पढ़ा है कि कोई भी परमाणु उतने नंबर पे आता है जितने उसके पास प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब पोटेशियम आ रहा है 19 नंबर पे, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या 19 है। और ये चीज हमने पढ़ ली कि जिस परमाणु के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब पोटेशियम के अंदर जब प्रोटॉन 19 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे। किसी भी परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने कि उसके नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब जब हम लोग ये इलेक्ट्रॉन पढ़ लेते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को देख के हम लोग किसी भी परमाणु की परमाणु संरचना बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों को देखकर किसी भी परमाणु की परमाणु संरचना बनाई जा सकती है। जब हम लोग किसी परमाणु की परमाणु संरचना को बनाएंगे तो ये चीज हम लोग जरूर दिमाग में रखेंगे कि कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उसके आधार पर उसकी परमाणु संरचना बन जाएगी। तो आपको मैं 1-2 परमाणु की परमाणु संरचना बनाना सिखा देता हूँ, उसके बाद में सब आप अपने आप ही कर लोगे। सबकी परमाणु संरचना बन जाएगी, बहुत ही आसान है।
जब हम लोग परमाणु संरचना बनाएंगे तो ये चीज हमें दिमाग में रखनी है कि पहले कोष में अधिकतम कितने आ सकते हैं 2, दूसरे कोष में अधिकतम 8, तीसरे कोष में अधिकतम 8, चौथे कोष में अधिकतम 8, इनके द्वारा परमाणु संरचना बन जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें 8 नहीं आते, लेकिन हमें एक बार 10th क्लास तक इनको 8 मान के चलना है, क्योंकि हमारा सवाल यहाँ से गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। करते हैं फिर से, किसी भी परमाणु की परमाणु संरचना कैसे बनेगी। तो जैसे मान लो हमारे पास हमें हाइड्रोजन की परमाणु संरचना बनानी है, ये हाइड्रोजन, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। ये 1 नंबर पे क्यों आता है? क्योंकि इसके पास प्रोटॉन 1 है, और जब इसके पास प्रोटॉन 1 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है, और इस इलेक्ट्रॉन को देख के इसकी परमाणु संरचना बनाई जाएगी। जब भी हम लोग किसी भी परमाणु की परमाणु संरचना बनाते हैं तो सबसे पहले उसका नाभिक बनाएंगे। ये बन गया इसका नाभिक। नाभिक के बाद में बनाएंगे पहला कोष, के कोष बनाएंगे। देखो पहले कोष को के कोष कहते हैं। अब हमें ये दिमाग में रखना है कि पहले कोष में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 2, लेकिन हाइड्रोजन के पास कितना है? 1। तो जितने इसके पास होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इस पहले कोष में अधिकतम आते तो 2 है, लेकिन हाइड्रोजन के पास है कितने? 1। तो इसमें केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ई बनाकर छोड़ देंगे 1 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी संरचना बन गई। कौन से परमाणु की? हाइड्रोजन परमाणु। ऐसे मान लो हमें हीलियम की परमाणु संरचना बनानी है, तो पहले तो ये देखेंगे कि हीलियम कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। बात आती है 2 नंबर पे क्यों आता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन 2 है, और जिस परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही समान संख्या में उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों को देख के हम लोग उस परमाणु की परमाणु संरचना बनाते हैं। और किसी भी परमाणु की जब परमाणु संरचना बनाई जाती है तो सबसे पहले उसका नाभिक बनता है। याद करो कि नाभिक उसका बीज का चक्कर होता है। हमने मान लिया कि इसका नाभिक है। नाभिक के बाद में बनाएंगे हम लोग पहला कोष। पहला कोष, जब तक पहला कोष कंप्लीट नहीं हो जाता हम अगला कोष शुरू नहीं करेंगे। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक अगला कोष शुरू नहीं करेंगे। अब देखो ये हमने पहला कोष बनाया है। पहले कोष को के कोष कहते हैं, और के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। अब हमें देखना है कि हमारे पास जो परमाणु है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और पहले कोष में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 2। इसके पास कितने हैं? 2। इसका मतलब 2 के 2 इसमें पूरे भरे जाएंगे। तो यहाँ भर देंगे 1 और यहाँ भर देंगे 2। कहीं भरे जा सकते हैं, 1 को यहाँ भर दो, 1 को यहाँ भर दो, कहीं भर दो। इसके ऊपर हमें जो कोष हमने माना है उसी के ऊपर हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, तो ये बन गई इसकी परमाणु संरचना। किसकी परमाणु संरचना? हीलियम की परमाणु संरचना। इस प्रकार से हम लोग किसी भी परमाणु की परमाणु संरचना बना सकते हैं। जैसे मान लो अपने को इनमें से किसी भी परमाणु की बनानी परमाणु संरचना, पहले लिथियम की बना लेंगे। लिथियम की तो देखो आपको लिथियम को Li से लिखते हैं। ये चीजें मैं बताऊंगा आपको। ये जो मैंने शॉर्ट में लिखे हैं ये इसकी बाद में बताऊंगा। जैसे हाइड्रोजन को मैंने किससे लिखा है? H से। हीलियम को किससे लिखा है? He से। लिथियम को किससे लिखा है? Li से। ये कैसे लिखे जा रहे हैं इसकी बाद में बताता हूँ आपको। आप तो ये समझो पहले कि ये लिथियम ही है। अब देखो लिथियम कितने नंबर पे आएगा? 3 नंबर। अब बात वही है कि 3 नंबर पे क्यों? क्योंकि इसके पास प्रोटॉन 3, और जिस परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही समान संख्या में उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। और इन इलेक्ट्रॉनों को देख के इसकी परमाणु संरचना बन जाएगी। और किसी भी परमाणु की जब परमाणु संरचना को हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले उसके नाभिक को बनाते हैं। तो ये पहला जो सर्किल हो गया, हमने मान लिया कि नाभिक है। नाभिक के बाद हम लोग पहला सर्किल बनाएंगे, पहला कोष बनाएंगे जिसको के कोष कहते हैं। के कोष। अब देखो के कोष में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 2। हमारे पास कितने हैं? 3। इसका मतलब 3 के 3 नहीं आएंगे, अधिकतम केवल 2 ही आ सकते हैं। इसका मतलब इस कोष में 3 में से केवल कितने आएंगे? 2। तो इस कोष में केवल हम लोग 2 भरेंगे, 1 और 1 2। 3 में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अभी भी यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इसको भरने के लिए अब हमें अगला कोष बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो भर गया। तो इस इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा कोष और बनाना पड़ेगा। तो ये हमने अब बनाया है दूसरा कोष।
ये पहला कोर्स कंप्लीट हो गया, ये हो गया दूसरा कोर्स। अब देखो दूसरे कोर्स को क्या कहते हैं, एल। एल में अधिकतम कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 8। हमें ये देखना है हमारे पास कितने बचे हुए हैं, केवल 1। इसका मतलब जितने अपने पास हैं उतने ही भरे जाएंगे, अपनी मन मर्जी से नहीं भरे जाएंगे। ये बन गई परमाणु संरचना किसकी? लिथियम की। इसी प्रकार से हम लोग किसी भी परमाणु की परमाणु संरचना बना सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे मान लो हम लोग 20 नंबर की बना रहे हैं इसके बाद में, तो देखो एक बार कैसे बनाएंगे 20 नंबर को। जब भी परमाणु संरचना आपको बनानी है तो आप लोग इन चीज़ों को जरूर दिमाग में रखोगे। ये चीज़ जब दिमाग में है तो परमाणु संरचना अपने आप बनती जाएगी। देखो बोर्ड पे हमें कैल्शियम की बनानी है परमाणु संरचना, तो सबसे पहले ये देखते हैं कैल्शियम को हम लोग CS लिखेंगे, C बड़ा और H छोटा। ये कितने नंबर पे आ रहा है? 20 नंबर पे। अब देखो आप लोग ये 20 नंबर पे क्यों आता है? क्योंकि इसके पास प्रोटॉन 20 है, और जब इसके पास प्रोटॉन 20 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 20 है। ये चीज़ हमने पहले पढ़ ली। और इन इलेक्ट्रॉनों को देखकर इस परमाणु की परमाणु संरचना बन जाएगी। बहुत आसान है। सबसे पहले क्या बनाएंगे? नाभिक। तो देखें ये कैल्शियम का नाभिक। नाभिक के बाद में बनाएंगे पहला कोष। जब तक पहला कोष कंप्लीट नहीं होगा अगला कोष हम लोग नहीं बनाएंगे। अब देखो पहले कोष में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 2। हमारे पास कितने हैं? 20। इसका मतलब इस कोष में 20 नहीं आएंगे, 20 में से केवल कितने आएंगे? 2। तो मैंने यहाँ पर 2 बना के छोटा वैसे, इसका मतलब हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये जो संख्या मैंने लिखी ना 2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। 20 में से कितने भर दिए? 2। अभी भी कितने बचे हैं? 18। इसका मतलब इन 18 को पढ़ने के लिए अब हमें अगली क्लास बनानी पड़ेगी। तो इसके बाद में अब हम लोग अगली क्लास बनाएंगे। अब देखो ये अगली क्लास कौन सी होगी? ये पहली है तो ये कौन सी होगी? दूसरी। और दूसरी को क्या कहते हैं? एल। एल में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने बचे हैं? 18। इसका मतलब 18 तो नहीं आएंगे, 18 में से केवल कितने आएंगे? 8। तो इस कोर्स में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन और भरेंगे। ये हमने 8 भर दी। कितने में से भर दी? 18 में से। अभी भी कितने बचे हुए हैं? 10 और बचेंगे। अब ये अगले कोर्स में आएंगे। इनको छोड़ना नहीं, इनको बढ़ना है। अब 10 बढ़ने के लिए हमें अब अगला कोर्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर का तो कंप्लीट हो गया। ये कौन सा कोर्स हमने बना दिया? ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये बन गया तीसरा कोर्स। अब देखो तीसरे कोर्स को जिसको हम लोग एल कहते हैं उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8। हमारे पास कितने बचे हुए हैं? 10। तो 10 के 10 को आएंगे नहीं। 10 में से केवल इसमें कितने भरे जाएंगे? 8, क्योंकि ये इसकी अधिकतम सीमा है। 10 में से 8 बढ़ दिए तो कितने और बच गए? 2। इसका मतलब ये 2 अब अगली क्लास में आएंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग अगली क्लास 4 बनाएंगे। ये हमने अगली क्लास बना दी। कौन सी क्लास होगी ये? चौथी क्लास होगी। चौथा कोर्स हो गया। और चौथे कोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? एन कोर्स के नाम से जानते हैं। इसमें कितने आ सकते हैं? अधिकतम 8। हमारे पास कितने बचेंगे? तो जब 8 आ सकते हैं तो 7 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, कम आ सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो बचे हैं वही आएंगे इसमें। ये 8 के 8 नहीं आएंगे। 8 तो इसकी अधिकतम संख्या है। हमारे पास कितने हैं? 2। तो केवल उतने ही आएंगे। तो यहाँ पर बचेंगे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे। ये इसकी परमाणु संरचना बनती है कैल्शियम की। इस प्रकार से किसी भी परमाणु की हम लोग परमाणु संरचना बना सकते हैं, चाहे इनमें से कोई भी परमाणु हो इन 20 में से। केवल अपने को ये नंबरिंग याद करनी है कि हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, हीलियम कितने नंबर पे आता है, लिथियम कितने नंबर पे आता है। अगर ये इनकी नंबरिंग हमें याद है, ये नंबरिंग हमें याद है, तो कोई भी परमाणु बहुत आसानी से उसकी परमाणु संरचना बन जाए। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने ये समझा कि जितनी भी एनर्जी चीज़ें वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिनको परमाणु नाम दे दिया जाता है। प्रकृति में 118 परमाणु ज्ञात हो चुके हैं, लेकिन हमें अपने को 20 ही याद करने हैं। फिर उस 20 की हमने संरचना भी बनानी सीखी। अब इनमें से चाहे कोई भी परमाणु हो, बड़ी आसानी से सभी परमाणु की संरचना बनाई जा सकती है। यहाँ से हम लोग कल शुरू करेंगे। बाबूजी सर, हाँ कितना देख बोलोगे कर दे कितना? 1 घंटा।